Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. So before starting today's lecture, I request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So students, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन होता है हमारे डिफरेंट इंट्रेंस टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर आपका बेरिया है, एयर है, कॉमसेट्स है, बाकी एनटीएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या कराची में अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हो या बैरिया के सारे कैंपसेस की बात करते हो तो वहाँ पे लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग होती है। इवन आज हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि वो सॉकर टीम जिसने जो रेड जर्सी जिन्होंने वेयर की हुई थी, ठीक है, एक ऐसा सॉकर प्लेयर जिसने रेड जर्सी वेयर की हुई थी, ही वाज इन द टीम ऑन द फाइनल। द सॉकर प्लेयर ऑन द लूजिंग साइड वोर पर्पल। अच्छा, ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है तो येलो पहना हो, ठीक है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट ये नहीं है स्टेटमेंट के मतलब। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विनिंग टीम इन द फाइनल वोर अ रेड जर्सी। यस, ये बात हो सकती है। देखिए, अगर एक प्लेयर ने रेड जर्सी पहनी हुई है तो फुटबॉल के अंदर या सॉकर के अंदर तो या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर पूरी टीम ने तो सेम ही कलर की जर्सी पहनी होती है ना, ताकि पता चले कि उस टीम का प्लेयर है। अच्छा, ये बात मुझे अभी तक मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रही है। विनिंग टीम, सॉरी, जॉन एंड हिज टीम वर रनर्स अप इन द फाइनल। दे कुड बी नॉट। They may be in they may be are in the runners up team, they may be are not in the runners up team। हमें नहीं पता कि किसकी टीम ने मैच जीता, किसकी टीम ने मैच हारा। हमें सिर्फ ये पता है कि जिस टीम ने मैच जीता है उसका एक प्लेयर ने रेड जर्सी पहनी है, इसका मतलब है बाकी सब ने भी रेड जर्सी पहनी होगी। जॉन एंड हिज टीम रनर अप इन दिस फाइनल। हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। So which of the following statement is most appropriate? So only statement number 2 is most appropriate. The reason is that if one of the player is wearing a red jersey, so it is quite evident. It is quite evident that all the other players of the team are also wearing red jersey। ये common sense की बात है कि बाकी players ने भी red jersey ही wear की भी होगी। So moving on to the next question, ठीक है। Jamie attends acrobatic classes daily from morning to evening at the training center। So जेमी जो है वो एक्रोबैटिक क्लासेस अटेंड करता है डेली, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एट द ट्रेनिंग सेंटर। जेमी स्कूल टीचर जिम्नास्टिक एंड एक्रोबैटिक, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। हमें क्या पता वो एक्रोबैटिक क्लासेस जो है जिस ट्रेनिंग सेंटर में ले रहा है वो उसके स्कूल के अंदर ही है या स्कूल के अलावा है। लॉरेन हैज एक्रोबैटिक लेसन विद रेमी। मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि लॉरेन और रेमी जो है वो भी जेमी के साथ एक्रोबैटिक क्लासेस लेते हैं कि नहीं लेते। जेमी एंड हर मदर eat lunch at their home. Still have no information. We also have no information regarding this statement number 2. So all these statements are inappropriate क्योंकि इन तीनों statements का there is no relationship with the given statement कि जेमी जो है, हमें ये पता चल रहा है कि एक्रोबैटिक क्लासेस ले रहा है फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एट द ट्रेनिंग सेंटर। हमें ये नहीं पता कि वो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है, उसके स्कूल में है। अपार्ट फ्रॉम स्कूल वो क्लासेस ले रहा है, गोज टू अ जिम्नेजियम, ही गोज टू अ क्लब। वो कहाँ जाता है क्लासेस लेने? स्पोर्ट्स क्लब में, जिम्नेजियम में, किसी फुटबॉल ग्राउंड में, हमें नहीं पता। हमें पता बस ट्रेनिंग सेंटर जाता है, कहाँ पे अभी नो आइडिया अबाउट इट। सो अजम्पशन नहीं ले लेनी कि भाई वो सुबह से लेके शाम तक ट्रेनिंग क्लासेस लेता है तो सुबह से शाम तक तो स्कूल होता है, तो ऑप्शन ए ठीक है। तो ऑप्शन ए वाज नॉट करेक्ट देयर। All beggars are hungry. The poor are hungry. Some beggars, some poor are beggars. No poor is a beggar. All the beggars and poor are hungry. ये बात तो पता चल रही है कि all the beggars and the poor are hungry। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। इस स्टेटमेंट का भी मीनिंग यही बनता है। अगर आप तो some poor are beggars, ऑल बैगर्स आर हंग्री। सारे बैगर्स तो हंग्री हैं, बट उसने ये नहीं कहा कि सारे पुअर जो हैं वो भी हंग्री हैं। उसने कहा द पुअर आर हंग्री। सो इट इज अ कॉमन स्टेटमेंट, दे कैन ऑल बी इंक्लूडेड इन इट। सो नो पुअर इज अ बैगर, ऐसा नहीं है। पुअर होगा तो ही बैगर होगा ना, तो ये स्टेटमेंट तो अप्रोप्रिएट नहीं है उसके मुताबिक। सो सम पुअर आर बैगर्स, यस दिस कैन बी अजम्पशन व्हिच कैन बी टेकन एज ऑल पुअर आर हंग्री। इसके बारे में नहीं लिखा हुआ उसने ये कह दिया लेट्स से बेगर्स को मैं ए से सपोज करता हूँ, हंगरी को मैं बी से करता हूँ और पुअर को मैं सी से करता हूँ। तो उसने कहा ए इज इक्वल टू बी। व्हाई ए इज इक्वल टू बी? बिकॉज ऑल बेगर्स आर हंगरी, द पुअर आर हंगरी। सो एक जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये नहीं बताया गया कि सम पुअर आर हंगरी और पुअर आर हंगरी। स्मिथ इज सक्सेसफुल।
All successful people have good habits. Smith is a hard working and cooperative punctual. Definitely ये बात है, वो तभी सक्सेसफुल है. गुड हैबिट्स की बात हो रही है. सो बीइंग हार्ड वर्किंग, बीइंग कोऑपरेटिव, बीइंग पंक्चुअल इज अ गुड हैबिट, इज अ वेरी गुड हैबिट. गुड हैबिट्स मेक्स पर्सन सक्सेसफुल. ये बात भी ठीक है, जेनेरिकली भी ठीक है और जीवन में भी है कि स्मिथ सक्सेसफुल है. और फिर उसने कहा कि सारे सक्सेसफुल लोगों की गुड हैबिट्स होती. गुड हैबिट्स बंदे को सक्सेसफुल बनाते हैं. स्मिथ एंड हिज फ्रेंड्स आर सक्सेसफुल. वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट. वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि स्मिथ के दोस्त भी क्या सक्सेसफुल हैं या नहीं है. ठीक है. So first two statements are correct. They are in appropriation with the given statement. That is why option A and option two, one and two, तो option B आपका बनता है. दो statements are correct. So a few other, and then we will move on to some other type of analytical or logical questions. All living things are mortal. All living things are mortal. All the non-living things may be mortal or may be. कहता है सारे जो जिंदा चीजें हैं they are mortal. बात भी true है. All the non-living things can be mortal. They cannot be mortal. They can be immortal. So all my friends and I are mortal. ये बात तो ठीक है. बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं और मेरे दोस्त तो लिविंग थिंग्स ही होंगे ना. इंसान लिविंग थिंग्स में ही आते हैं. वो तो सारे के सारे मॉर्टल हैं. ये बात तो करेक्ट है. मैं इससे एग्री करूँ. लिविंग थिंग्स कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स. यस, living things can live for a period of shorter time. They can be alive for a period of a longer time. So there are few humans जो कि 100 years, 90 years जिंदा रहते हैं. कुछ बचपन में फोत हो जाते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पैन ही कम होता है. अब अगर एक मॉस्किटो का एवरेज लाइफ स्पैन देखो तो 72 आवर्स के करीब होता है. लिविंग थिंग है. 3 घंटे में पैदा होता है, बड़ा होता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, मर भी जाता है. सो एवरेज लाइफ स्पैन जो है एक मच्छर का वैसे 72 आवर्स है. मे बी 72 आवर्स से ज्यादा भी जिंदा रहता होगा, बट दैट इज एन एवरेज. सो लिविंग थिंग्स कैन लिव फॉर मेनी ईयर्स. ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त है. कुछ चीजें बहुत सारे सारे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते हैं कुछ लोग. माउंटेन्स आर मॉर्टल. देखो, माउंटेन्स आर मॉर्टल. यस, because it's a non-living thing. They can be mortal, they can be immortal because mountains हैं. लोग उनको क्रश कर सकते, तोड़ के खत्म भी कर सकते हैं. कोई टनल बना लिया, कोई रास्ता बना लिया. तो ये जो क्रश होती है, जो एज अ यूज होती है, एज अ मटेरियल, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होती है, बजरी जिसको आप उर्दू में कहते हैं, वो बनाने के लिए पूरे के पूरे माउंटेन लोग क्रश कर देते हैं. सो दे कैन बी मॉर्टल, दे कैन बी वाइप्ड अवे, दे कैन बी देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से थे वो, लाखों सालों से थे. अब इंसानों ने खत्म करना शुरू कर दिया. सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर. वन भी दुरुस्त है, वन एंड टू दोनों दुरुस्त है, वन एंड थ्री भी दोनों दुरुस्त है. तो ऑल आर अप्रोप्रिएट. दे आर ऑल रेलेवेंट. दे आर ऑल कनेक्टेड द गिवन स्टेट. सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर देन वी विल मूव टू अनदर वन. बल्कि सेकंड लास्ट करते हैं कि कोविड वाला भी कर लेते हैं. रेलेवेंट क्वेश्चन है. A computer cannot be operated without electricity. A mouse cannot operate without a computer. Every house does not have electricity. तीन बातें पता चल. पर बिजली के बगैर नहीं चलता माउस, कंप्यूटर के बगैर नहीं चलता, और तमाम घरों में बिजली मौजूद. Computer can be used in every house. No, the statement is not correct. क्योंकि खुद कह दिया कि हर घर में बिजली नहीं है. जब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हर घर में कंप्यूटर कैसे आएगा जब इलेक्ट्रिसिटी हर घर में. A mouse cannot operate without electricity. बात तो ठीक है. कंप्यूटर ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, और माउस इसके मुताबिक ऑपरेट होता है विदाउट कंप्यूटर. तो ये स्टेटमेंट फिलहाल तो होगा. आगे देखते हैं. कंप्यूटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट अ माउस. ये बात गलत है. इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी. कंप्यूटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ये पता था. कंप्यूटर किसके बगैर नहीं ऑपरेट हो सकता, वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर नहीं ऑपरेट. सो द स्टेटमेंट करेक्ट है ओनली स्टेटमेंट नंबर. तो स्टेटमेंट 2 जो है वो मेन स्टेटमेंट के साथ अप्रोप्रिएट है, मैच है. COVID vaccine can be administered to people above 18. Sum of Jack and Sue age is 34. Vaccine can be administered to Jack only. Vaccine can be administered to Sue only. अच्छा, ये पहली दो स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट हो सकती है. दोनों को तो नहीं दी जा सकती वैक्सीन. देखें,
अगर लेट से वो कहता ना दोनों की एजेस का सम 36 ईयर है, फिर तो मैं कह सकता था एक भी 18 ईयर का दूसरा भी 18 ईयर का सपोजली, तो एक सिनेरियो बन सकता है कि ऐसा तो दोनों 18 साल के या 18 साल से बड़े हैं, या एटलीस्ट 18 साल या 18 साल से बड़े लोगों को जो है ना वो वैक्सीन दी जा सकती है। सो दे आर अबव 18, सो एटलीस्ट दे आर 18, so this is how vaccination can be given. तो वैक्सीनेशन जो है वो आप इनको दे सकते हो। सो अब दोनों का सम अगर 34 ईयर है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर वन पॉसिबिलिटी कि एक बंदा 18 ईयर से बड़ा दूसरा बंदा 18 ईयर से छोटा है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि एक 18 का है दूसरा 16 का, हमें नहीं पता उसमें से 18 का कौन सा 16 का कौन सा। तो इसका मतलब है एक एक सिनेरियो ये बन सकता है, एक सिनेरियो ये बन सकता है, ठीक है। और कि उनमें से एक 18 का एक 16 का है, दोनों 17 के भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों को ना दी जा सके। ऐसा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं कि कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू बोथ। तो कह रहा है दोनों को दी जा सकती है, दोनों को तो नहीं दी जा सकती भाई। अगर एक 18 का हो जाएगा तो अगले ने, कॉमन सेंस की बात है, 18 से कम का हो जाएगा तो अभी तो सम उनका 34 बनेगा ना, कॉमन सेंस लगा। तो या तो जैक को दी जा सकती है शुरू को, तो पहली दो स्टेटमेंट जो है वो है। सो आइदर कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, या वन को लोगे या टू को लोगे, बिल्कुल दोनों को नहीं ले सकते, दोनों को नहीं दे सकते। दोनों को एट द सेम टाइम आप वैक्सीनेट नहीं कर सकते, दोनों में से किसी एक को कर सकते। सो दिस वाज अबाउट दिस tribute to the nation and should therefore not be hung outside at night. Hoisting the flag therefore happens at sunrise, bringing it down at sunset. Only when a country flag is illuminated by spotlights on both sides it may remain hanging off its sunset. ठीक है, इंफॉर्मेशन पता चली। फ्लैग्स कैन नॉट बी होस्टेड एट नाइट, क्या ये बात, एक सेकेंड, अच्छा अब आ रहा हूँ, अब मैं लिखता हूँ। स्टेटमेंट इसमें से अज्यूम कर रहा है वो, फ्लैग्स कैन नॉट बी होस्टेड एट नाइट, फ्लैग्स शुड बी होस्टेड इन सनशाइन ओनली, फ्लैग्स कैन नॉट बी होस्टेड एट होम्स। क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं सारी की सारी? क्या सारी की सारी फॉल्स हैं? दे कैन बी ट्रू, इनसफिशिएंट डाटा है कि ट्रू या फॉल्स है, या सारी की सारी, या प्रोबेबली या शायद फॉल्स है। जी, स्टेटमेंट फॉल्स है, सारी की सारी ही फॉल्स है, क्लियर है फॉल्स आंसर। रीजन मैं बताता हूँ। उसने कहा कि अगर स्पॉट लाइट्स हो तो रात के टाइम पे भी आप जो है वो इसको सनसेट के बाद भी आप इसको हैंगिंग रहने दे सकते हो, तो रात के टाइम वाला तो बात ही खत्म होगी, गलत है। शुड बी हॉस्टेड इन, ये बात भी गलत है। उसने कहा कि अर्ली मॉर्निंग उनको हाइस्ट करते हैं और रात को उनको जो है वापस नीचे ले आते हैं, घरों में भी लगा सकते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है। Overfishing is a phenomena that too much fish is caught in a certain area, which leads to the disappearance of the fish species in that area. This trend can only be reversed by means of catch reduction measures. These must be therefore be introduced and enforced. तो कह रहे हैं कि ओवरफिशिंग ऐसा फिनोमेना है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा फिश एक स्पेसिफिक एरिया में कैच की जाती है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक फिश की जो स्पीशीज होती हैं वो उस एरिया में से नापैद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं। दिस ट्रेंड कैन ओनली बी रिवर्स यूजिंग कैच रिडक्शन मेजर्स। कैच रिडक्शन मेजर्स क्या होते हैं कि ब्रीडिंग जो ग्राउंड होते हैं वहां पे उनके नहीं फिश कैच की जाती, छोटे बच्चों को नहीं कैच किया जाता, ब्रीडिंग सीजन में नहीं उनको कैच किया जाता, एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं कैच किया जाता। तो बहुत सारे ऐसे मेजर होते हैं, खैर वो तो मैंने वैसे बता दिए। क्वेश्चन में वापस आते हैं, दीज मस्ट बी देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड टू एंड एनफोर्स। ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए, उनको एनफोर्स किया जाए। तो ओवर फिशिंग इज इलीगल, ये बात दुरुस्त है किसी हद तक, बट हमें गिवन स्टेटमेंट में नहीं बताया गया कि वो इलीगल है। हाँ, ये बताया गया है कि उसकी वजह से फिश की स्पीशीज खत्म। रिडक्शन मेजर शुड बी इम्पोज्ड अगेंस्ट ओवर फिशिंग। दिस थिंग इज loud and clear in the given statement, in the given question. उसमें ये चीज लाउड एंड क्लियर है कि क्या है कि ऐसे मेजर्स लिए जाने चाहिए कि ओवरफिशिंग जो है वो रोकी जा सके। ये लिखा फिशिंग इज लीगल, फिशिंग तो लीगल है। तो प्रोबेबली तीनों ही ट्रू है, 100% हम इसके बारे में श्योर नहीं थे, पर हमें ट्रू लग रही है
तो प्रोबेबली इसकी वजह से प्रोबेबली आ जाएगा, लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट्स क्लियरली ट्रू है, सो प्रोबेबली ट्रू इज द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is the fundamental characteristic of the world students now enter is over accelerating change. A world in which information is multiplying even as it is swiftly becoming obsolete and out of date. A world in which ideas are continually restructured, retested, and rethought, where one cannot survive with simply one way of। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है हमें मतलब पता चल रहा है कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक आप मतलब वर्ल्ड स्टूडेंट क्या है कि वो एक ओवर एक्सीलरेटिंग चेंज के अंदर है। इंफॉर्मेशन बड़ी इवनली मल्टीप्लाई हो रही है, एनहांस हो रही है, बढ़ रही है, उसके साथ है बड़ी तेजी से ही पुरानी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्सोल्यूट हो रही है। वर्ल्ड इन विच आइडियाज आर कॉन्टिन्यूअसली रिस्ट्रक्टेड, ठीक है, रीटेस्टेड एंड रीथॉट, वेयर वन कैन नॉट सर्वाइव विद सिंपल वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो कह रहा है वर्ल्ड हैज बिकम वेरी फास्ट, वर्ल्ड बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी स्विफ्ट, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्विफ्ट है। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर सक्सेस। तो क्या यहाँ पे करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सो वर्ल्ड हैज बिकम वेरी फास्ट, ये हमें पता है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी स्विफ्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, हमें पता चल रहा है, ट्रू है, क्लियरली ट्रू है। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रिक्वायर्ड है, यस यहाँ पे ऐसा है। कह रहा है कि आइडिया जब तक आप अकॉर्डिंगली रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, रिटेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। सो सक्सेस के लिए जरूरी है कि आपके पास, दिस इज क्लियरली ट्रू। So moving on to the next question. So the next question, question number 4 is here. Can a flea can jump 7 inches or over 150 times of its own length, either vertically or horizontally? An equivalent jump for a person would be more than 550 feet, the height of the Washington Monument. Fleas can jump 30,000 times in a row without stopping, and they are able to accelerate through the air at an incredibly high rate, a rate which is over 10 times what humans can withstand in an air। तो फ्ली के बारे में पता चल रहा है कि 7 इंच तक वो जंप कर सकता है, अपनी लेंथ के 150 टाइम वो जंप कर सकता है। और सम टाइम कह रहा है कि जब फॉर अ पर्सन वुड बी, अगर इंसान का जंप करे तो उसका मतलब है कि एक आदमी 550 फीट की जंप जो है वो ले रहा है। और 30,000 टाइम्स इन अ रो जो है ना, फ्लीज जो है वो जंप कर सकती हैं विदाउट स्टॉपिंग। सो फ्लीज आर सम ऑफ द बेस्ट जंपर्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। अ मैन कैन नॉट जंप मोर देन इट्स हाइट। अ फ्ली इज एन इंसेक्ट। जी, फ्ली इंसेक्ट है, ये तो हमें पता है। ये थर्ड स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 1 भी 2 है। हमें ये कहीं पे नहीं पता चल रहा कि इंसान अपनी हाइट से ज्यादा जंप कर सकता है कि नहीं जंप कर सकता। सो इसके बारे में हमें ट्रू तो लग रही है, बट हम 100% श्योर नहीं है। दिस इज वाई प्रोबेबली ट्रू इज द आंसर। लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनके अंदर आपने स्टिक रहना है टू द इंफॉर्मेशन, बल्कि अपने पास से अपने जनरल नॉलेज को नहीं यूज कर सकते। जैसा हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन किया, माउंटेन्स आर मॉर्टल वाला, तो हमारे नजदीक तो जो है ना वही मॉर्टल है, हमेशा से हैं, वहीं पे थी। ठीक है, सो आप क्या करोगे कि स्टेटमेंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने सिर्फ उन्हीं को ही, उन्हीं तक ही जो है ना वो स्टक रहना है, उन्हीं तक ही आपने, उन्हीं की बेसिस के ऊपर आपने अपने क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, तो ये बात आपने लॉजिकल या वर्बल स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है इनके अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फर्दर एनालिटिकल का डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर उस पर बात। Like, comment, and subscribe.